उसको बिल्ड करना है, उसको डिप्लॉय करना है, सोर्स कोड को S3 से उठा के, या आपकी अगर GCP पे बात करूँ ना मैं, वहाँ पर परसिस्टेंट डिस्क होगी या फिर क्लाउड स्टोरेज होगी, उस पर कोड पड़ा होगा, और फिर उसको बिल्ड करेंगे, फिर उसको डिप्लॉय करेंगे, और वो डिप्लॉय हो जाएगा किसी भी एक प्राइवेट क्लाउड पर, VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उस पर डिप्लॉय हो जाएगा EC2 VM पे। वर्चुअल मशीन है, एक PC है क्लाउड पे पड़ा हुआ, उसके ऊपर ये डिप्लॉय हो जाएगा। सीधी सीधी पाइपलाइन है कि आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है एक बकेट पे या कहीं पे, उसने उस सोर्स कोड को लिया, गिट रेपो से सोर्स कोड इंपोर्ट किया, उसको उसने बिल्ड किया, उसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब क्लाइंट जो सा ना उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है। अब ये टेस्ट नहीं हुआ कि ये क्लाइंट से सिक्योर है या नहीं। अब हम ये लैब करेंगे उस पर जो सा ना ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन है ऑलरेडी, ठीक है। उसको हमने ये करना है कि हमने Cloud9 जो सा एक ID है आपका VS कोड है, उसके अंदर हम लोग ना उसको इंटीग्रेट करेंगे। ESLint टूल है, अगर आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप की हो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह पे, वहाँ पर वो ये ESLint वगैरह को यूज़ करते हैं इंडेंटेशन वगैरह मेंटेन करने के लिए, ठीक है। VS कोड में ही प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है आपके। उसी तरह Cloud9 के अंदर भी वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है, मगर आप उस पर ना स्टैटिक एनालिसिस भी कर सकते हो कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले पहले। उसकी जो सिक्योरिटी वार्निंग्स है ना, जिन्होंने कभी कहीं पर कोई इशू क्रिएट किया था और वो उस टूल की नज़र में रीज़न बन गया था ब्रीच का, तो जब आप वही काम कर रहे होगे ना, वो वहाँ पे एरर दे देगा आपको। वार्निंग्स जोन सी होती हैं वो स्किप हो जाती हैं, ठीक है। एरर जोन सा होता है वो आपकी पाइपलाइन वहीं पे ब्रेक कर देगा, और आपका कोड जोन सा वो बिल्ड भी नहीं होगा, डिप्लॉय भी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर भी आप वो उसको टेस्ट कर रहे हो उस स्टेज से आगे नहीं जाएगा। अब हम ये वाली लैब में आपको भी प्रिवीन करता हूँ, एक सेकेंड उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, हम्म। हम 2 मिनट रुक जाएं, बस बूट अप हो रहा है। ओके ओके, नो इश्यूज। तो कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हो चैट पे, किसी चीज़ के भी रिलेटेड। Yes, please ask in the chat section. फरहान भाई, हैवी तो नहीं पढ़ाया आपने? हम्म। हैवी तो नहीं पढ़ाया आपने, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है किसी का। अभी मैं लैब कराऊंगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देना तो ज़रूरी था ना। थेरेटिकल नॉलेज जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। जी जी, असल में हमें टीचर कहते थे कि यार आप सो रहे थे इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो शायद वही मसला है। और फिर भाई अब अल्लाह जानता है सो रहे थे या नहीं सो रहे थे। ये टेस्ट करना पड़ेगा हमें। डू यू वांना रिकमेंड समथिंग कि कैसे टेस्ट किया जाए। यस, लिंक्डइन प्रीमियम वोचर अगर किसी का क्वेश्चन आ गया विद इन अ मिनट, तो उसको मैं लिंक्डइन प्रीमियम वोचर दूंगा दिस टाइम। लेकिन क्वेश्चन भी क्वेश्चन की तरह हो।
अच्छा, उससे पहले तो अरमागान ने पूछा ना, इस ऑफर से पहले ही पूछा था, तो उस पे एलिजिबल नहीं होगा वो। यस। ठीक है। नहीं, मैं टाइप उसमें कर रहा था मैसेज। एक और क्वेश्चन है। ओके ओके ठीक है, करो आप, उस पे शायद हो जाओ। अच्छा, वो कह रहा है कि हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी ट्रेंड्स, थ्रेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप क्लाउड पे जा रहे हो ना, तो आप अपने लिए ना ईज कर रहे हो कि आपको अपने सर्वर्स वगैरह खुद मैनेज नहीं करने पड़ेंगे, वो जाके वायर्स नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। वो बड़ा काम होता है नेटवर्क इंजीनियर्स का। तो इसी तरह ना आप ये चीज़ें ना बेस्ट लोगों पे छोड़ देते हो। अगर आप कैस्पर्स का एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि उनकी पीछे ना वो होती है, क्या कहते हैं, लैब्स होती हैं कैस्पर्स स्काई की, ठीक है। कभी भी उसने किसी भी यूज़र के सिस्टम पे कोई एंटीवायरस डिटेक्ट किया, न्यू था, नया टाइप का अटैक था, वो उसको फॉरेन जोन सा होता है ना, लॉग्स बना के उनको रिसर्च लैब को देता है, और उनका काम यही है कि वो कैस्पर स्काई को बार बार अपडेट करते रहे, वो होता रहे। तो इसी तरह ना आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे भी ना आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हो जो कि मोस्ट लेटेस्ट हों और बेस्ट हों, ठीक है। उनके पीछे बहुत लोग होते हैं, पूरी पूरी साइबर सिक्योरिटी टीम्स होती हैं, जो कि उन एक स्पेसिफिक चीज़ पे ना रिसर्च करके वो सारा कुछ कर रही होती है, मैनेज। ओके, हाउ इज डाटा एनक्रिप्टेड एंड प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसक्रिप्ट एंड एट ट्रस्ट इन द क्लाउड। ठीक है, AWS पे तो KMS होता है, उसका अपना ही होता है, ठीक है, की मैनेजमेंट सिस्टम सर्विस। तो वो आपकी इनक्रिप्टेड कीज़ खुद ही बनाती है, और एंड पर जाके भी वो खुद ही उसको डिक्रिप्ट करती है फिर। तो हर क्लाउड का अपना होता है। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन भी आ जाती है उसमें, हर सर्विस की अपनी भी इंक्रिप्शन होती है। अच्छा, आपने क्या करना है, डिप्लॉय करना है और मैनेज करना है कंटेनराइज एप्लीकेशंस को ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस पे ना आपका डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर आप तो नेटिव क्लाउड पे जाते हो ना, और कोई भी क्लाउड यूज़ कर रहे हो ना, तो मेरी यही प्रेफरेंस होती है कि गो नेटिव हो जाओ, ठीक है। ये नहीं कि फिर आप ओपन सोर्स टूल्स की तरफ जाओ, जो कि हर क्लाउड के साथ चल रहे हैं। हर क्लाउड के अपने भी टूल्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, जैसे AWS कोड डिप्लॉय, कोड बिल्ड है, ठीक है, कोड पाइपलाइन है, तो उसकी S3 है। आप लोग गिट को छोड़ दो, उसकी S3 में कोड रखो, और उसके बाद आप उसी की कोड पाइपलाइन वगैरह को यूज़ करो, बजाय कि आप जेंकिन्स वगैरह पे जाओ, ठीक है। उसी के अंदर ECS फारगेट सर्विसेज आपकी कंटेनराइजेशन भी कर देगी। ECR जो सी होती है, वहाँ पर आप अपनी इमेज रजिस्टर करवाओ, पुश करो, ठीक है, प्राइवेट भी कर सकते हो, और वहीं से आप इंपोर्ट करवा के जो सा ना उसको डिप्लॉय करो। तो सबसे ज़्यादा जो सा होता है ना एफिशिएंट वे, वो गो नेटिव होता है, जिस भी क्लाउड पे आप कर रहे हो। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में रहोगे ना, तो उससे ये है कि आप फुल फ्लैश फ़ायदा नहीं उठा सकते उस क्लाउड का, ठीक है। कनेक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी विद क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो और आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना, आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसका कनेक्शन ये है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपको किसी तरह की भी सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर उसमें साइबर सिक्योरिटी का रोल आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें आपको सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपने सिर्फ अपनी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट की हुई है, जो कि पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो फिर उसमें आपको नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी ये आपस में उस तरह कनेक्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा यूजेज बढ़ेगा और जितने ज़्यादा उस पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा उस पर साइबर सिक्योरिटी जो है ना, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, लैब पे विजन हो गई है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। Which is ready. विजिबल हो तो बताना।
Not yet. Okay. Yes, visible. ठीक है. ये आईडी है VS कोड की तरह, AWS की अपनी इंटरनल. ठीक है. ओहो, स्टार्ट ओपन करना था. विजिबल है अभी भी वो Cloud9 का आ रहा है आपको, शो कर रहा है. प्रेस कंट्रोल टू सी. नहीं, आप उसी स्क्रीन पे रुक गए हो, रुको. विंडो करने से हो जाएगा. हाँ, अब बताओ. हाँ, नज़र आ रहा है अब. ठीक है. ये एक VS कोड की तरह जो सा ना इन द क्लाउड आप लोगों को एक कोड एडिटर दे दिया. AWS पे से Code9 कहते हैं, बस इतना फ़र्क है. ठीक है. इसके ऊपर ये आपका कंसोल है उसी तरह से, उसकी IP भी आ रही है क्योंकि ये किसी इंस्टेंस के ऊपर प्रिवियन किया गया, एक टेम्परेरी इंस्टेंस है. अगर आप GCP की बात करो ना, वहाँ पर क्लाउड शेल हो जाता है. वो भी ये होता है कि उसके पीछे एक 5 GB की जोन सा ना रैम के साथ वो डिस्क चल जाती है, सॉरी हार्ड के साथ. एक VM चल जाता है और उस पर आप जो चाहो वो कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले तो ना इसमें हमने इंपोर्ट करना है एक रिपो को, जो कि हमारा लैब का कोड है. ठीक है. अब ये हमारे पास कोड आ गया लैब का ऐप. ठीक है. इसमें क्लाइंट है, स्क्रिप्ट है, सर्वर है, व्यूज़ हैं. ठीक है. क्लाइंट में जो सा वो जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा है हमारे पास. स्क्रिप्ट में उसकी पाइपलाइन की डिफरेंट स्टेजेस का स्क्रिप्ट है, और जैसे लिखा भी हुआ है. सर्वर पर जो सा Node.js का कोड चल रहा है. व्यूज़ के अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, और बिल्ड स्पेक के अंदर हमारे पास होनी चाहिए उसकी पाइपलाइन. एक्सक्यूज ठीक मी है. भाई, आप हाँ कौन हाँ. स्क्रीन पे हो? क्या चीज़? आप कौन सी पे हो? यहाँ पे हमें एक ही स्क्रीन शो हो रही है. यार एक सेकंड रुकना. आप अभी मेरे ख्याल हाँ, से AWS Cloud9 की में हो के. Yes, welcome screen पे हैं आप. मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ. असल में यार ये पता नहीं क्यों उसने शेयर नहीं कर रहा. मैंने विंडो की है पूरी, इंटायर विंडो. पूरी विंडो शो कर रहा है अब आपको? जी पूरी कर हाँ रहा सर. वेलकम तो उड़ा दिया हुआ है मैंने. वेलकम भी आ रहा है अभी तक लिखा. है. जी वेलकम ही आ रहा. यार वो तो लैब, ये क्या बदतमीजी है इसकी. आप एक काम करें फरहान भाई, खैर आप ज़रा टाइम ले, रिफ्रेश कर दें पेज को. चलो ये अब ठीक है. यस. जी अब सही है. ठीक है. अच्छा, ये हमारा कोड है ऐप का, जो कि फुल स्टैक ऐप कह लो अभी के लिए. ठीक है. फ्रंट एंड बैक एंड दोनों है इसका. मगर ना बहुत बेसिक्स ही है. ठीक है. इसमें जो क्लाइंट है ना, उसमें हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स पड़ी हुई हैं. क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी AWS कोड डिप्लॉयमेंट की जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं ना, जो डिफरेंट स्टेजेस पे चलनी है, वो पड़ी हुई हैं. सर्वर पर हमारा Node.js का सर्वर का कोड पड़ा है. ठीक है. और व्यू पे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं. ठीक है. और उसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया बिल्ड स्पेक जोन सा ना, ये पाइपलाइन रन होगी हमारी. सबसे पहले जब भी आप अपनी Node.js की एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, ठीक है, उसके अंदर आप npm इंस्टॉल करते हो. ये प्रोडक्शन की जोन सा ना उस, ये गिट रिपो है ना, तो उसकी ब्रांच वो वहाँ वाली करवाएगा. ठीक है. और फिर वहाँ पे वो npm रन बिल्ड करेगा और वो चल जाएगी. ये सिंपल सा कोड है. हम लोग ना इसको अभी करके देखते हैं एग्जीक्यूट भी. एक सेकेंड दो मुझे. पैकेज जो जेनसन में है, डेव डिपेंडेंसी स्क्रिप्ट्स में स्टार्ट भी है, बिल्ड भी है. ठीक है. अब हम नीचे से चलते हैं फिर. CD ऐप.
बिल्ड स्पेक भी सही है, स्पीडी ऐप ठीक है। इसको पहले तो हमने डिप्लॉय करना है ना, फिर अब उसकी कमांड है, एक सेकेंड देना मुझे। इसकी कमांड है डिप्लॉय करने की। सक्सीडेड का ये मतलब है कि इंस्टेंस जो सा डिप्लॉय हो चुका हुआ है। अब ये डिप्लॉय कहाँ हुआ है, हम उसकी एक पब्लिक आईपी देखेंगे। पब्लिक आईपी आ गई है हमारे पास, ये इसको मैं कॉपी करूँगा और ना मैं ये आईडी दूंगा चैट पे, ठीक है। पुटी भी कर सकते हैं अगर हम चाहो तो, मगर मैं आपको कंसोल पे दिखा रहा हूँ, फिर वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं लगेगी ना। अब ये इस पे जाओ, देखो आपको ऐप आ रही है और वहाँ पे ना अपना अपना नाम लिखें सारे। इन्हें फरहान लिखा, फरहान आ गया। अब मैं इस पे जक्रिया लिखता हूँ, तो गेट मी वो मुझे हाय जक्रिया दिखा रहा है, ठीक है। आप सबने लिख के देख लिया, आप सबका अपना अपना नाम आ रहा है उस पर। कंफर्म करो चैट पे, और अरमगान आप लोग भी देख के आओ। यस आ रहा है। हाय ठीक रो। है। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा अच्छा सा नाम लिखने लगा हूँ। नाम क्या है, नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है, वाइल्ड लूप लगा रहे हो पूरी। क्या लिखा है, नाम क्या लिखा है मैंने? वाइल एक वाइल्ड लूप का 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं गेट मैसेज पे क्लिक करूँगा, उसके बाद जाके मैं अली लिखता हूँ यहाँ पे गेट मैसेज, कुछ नहीं हुआ। अब आप सब दोबारा नाम लिख के देखो इसी आईपी पे। नो, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, नो। क्योंकि जब मैंने उसको वाइल लूप 1 के साथ फीड करवाई है ना, जो कि एक मेरा मिलिशियस कोड है, ठीक है। जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो ना, आप लोगों को खुद भी पता होता है कि मैं किस साइड पे इसको लेके जाऊंगा, तो ये जोन सा ना ब्रेक पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। या फिर कोई ना कोई ख़राबी आएगी। तो इसमें मुझे पता है कि अगर मैं इसको वाइल 1 कोड देता हूँ तो ये उसके बाद नहीं चलेगा, ये इन्फानाइट वाइल लूप में चला जाएगा, ठीक है। जो कि ये भी चला गया हुआ है। अब मज़े की बात यह है कि ना इसके जो से स्टैट्स है ना फ्री वर्जन पे होते हैं 5 मिनट बाद अपडेट। अभी मैं आपको ना इंस्टेंस का जाके सीपीयू यूजेज भी दिखाऊंगा। आप देखोगे कि उसमें ना एक स्पाइक आई होगी फुल, क्योंकि वो अब उसको पूरी कंप्यूट पावर जो सी है वो यूज़ करके इस वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये कमांड एग्जीक्यूट हो और फिर मैं अगली पे जाऊँ। अब इसका रीज़न क्या है, कंट्रोलर्स, ठीक है। अब ये मैसेज डॉट जेएस फाइल है, ये किसी इंटर्न से लिखवा ली थी। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है सिंपल यही है कि आपका जो भी इनपुट आपने नाम किया उसको आउटपुट कर दे, ठीक है। मैंने लिखा ई वैल्यू फंक्शन क्या करता है, किसी को आइडिया? चैट में बताओ आप लोग, ई वैल फंक्शन क्या करता है? आप लोगों को स्क्रीन सही नज़र आ रही है? क्योंकि मैं जब दोबारा देख रहा हूँ ना मुझे बहुत छोटी आ रही है बीच में। आपको पूरी आ रही है? हाँ पूरी आ रही है। ठीक है। ईवेल फंक्शन जो सा होता है ना, अगर आप उसको कोई टेक्स्ट दो तो वो उसको एज अ टेक्स्ट जो सा ना यूज़ करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट भी उसे एज अ टेक्स्ट करता है। मगर आप उसे कोई कोड दो ना तो वो उसको एग्जीक्यूट एज अ कोड करता है। अब एक इंटर्न था, उसके ने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा ईवेल फंक्शन से बच्चे ने प्रिंट करा दिया था, तो उसने वहाँ पे ईवेल फंक्शन लिख दिया। और ये इतनी छोटी सी मिस्टेक है एक ईवेल कि इस पे किसी ने नज़र भी नहीं गई होगी। सीनियर्स जोन से होंगे, उन्होंने कहा होगा स्क्रिप्ट सही रहे, हमारी हमारा सर्वर सही रहे, हमारे व्यूज़ सही रहे, ठीक है। बाकी सब कुछ जोन सा सही रहे। किसी ने फोकस नहीं किया होगा कि यार ये मैसेज डॉट जीएस में एक छोटा ईवेल फंक्शन है जिसकी वजह से आपका जो सा ऐप है वो क्रैश कर चुकी है और अब वो नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में आ गई है, ठीक है। आप उधर जो मर्जी लिख लो, वो आप लोगों को नहीं दे रहा। अब नेम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट बॉडी की जगह हो गया है
हमने दिया था वाइल 1, ठीक है यार, क्यों बाद में, अच्छा माय बैड सॉरी। अब जोन सा वो ये हो गया, तो उससे ये एक्सप्रेशन जोन सी है ना, ये एग्जीक्यूट कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, और वो ख़त्म हो ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट वाइल लूप लग गई है। अब हम लोग इसमें काम करेंगे, एक सेकंड दो मुझे, अरे उसका बिल्ड उठाने दो टूल का। अब इन चीज़ों को अवॉइड करने का जो तरीका होता है ना, एक सेकंड देना, एक सेकंड, कॉपी करेंगे, ये वाला उड़ाने दो मुझे। ठीक है, ये अब ओके। सबसे पहले अब हम इसमें कोई टूल करेंगे इंस्टॉल, ताकि ये चीज़ जो सी है ना दोबारा कभी ना हो, ठीक है। अगर ये चीज़ पहले होती, आपकी जो पाइपलाइन है ना बिल्ड स्पेक की, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो पैचेस हैं और बिल्ड है। अब ये स्क्रीन अपडेट हो रही है या नहीं, बिल्ड पैचेस नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, आ रहे हैं? कहाँ पे एप्लीकेशन? कंसोल पे ना हेलो लिखा है मैंने, अपडेट हुआ? हाँ जी, हो रहा, हो रहा। बस ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब मैंने एक इंस्टॉल किया ESLint, उसका 4.19.1 अभी अवेलेबल और हो जाए। अच्छा, अभी पैकेट जो जेसन में भी ना ये आ जाना चाहिए एज अ डिपेंडेंसी। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर स्टाइल, ठीक है। हमने यूज़ पॉपुलर स्टाइल गाइड करना है, ठीक है। गूगल की कर लें, स्टैंडर्ड कर लें, जेसन तो नहीं है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और वाई दे देंगे, ठीक है, हो गया। अब हम लोग जाएंगे उधर, एक सेकंड रुको, पैकेट डॉट जेसन की स्क्रिप्ट्स में। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्ड सर्वर है, बिल्ड क्लाइंट है, बिल्ड है और स्टार्ट है, ठीक है। इसके साथ हमें अब वैलिडेट वाला भी चाहिए। हमने वैलिडेट की भी दे दी है, ठीक है, यहीं पे देनी थी, आई होप सो यस। अब इसका ये मतलब है कि जब मैं यहाँ पे npm रन करूँगा
उसके बाद अगर बिल्ड लिखूँगा तो उसने npm ये वाली कमांड चला देनी थी, मगर मैंने वैलिडेट करवाना है, वैलिडेट। अब उसने हमें एरर दे दिया कि आपके पास ईवेल है जो कि हार्मफुल है, ठीक है। और वो उसका आपको एक सजेशन भी दे रहा है कि नो ईवेल यूज़ करो, ठीक है। ये हमारा हो गया कि उसने स्टैटिकली एनालाइज किया है हमारे कोड को कि इस कोड में ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आके मैं ये करूँ, क्या कहते हैं, अगर इसको फिक्स कर दूँ तो ये फिक्स कर देगा, अदरवाइज इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, रुको। इवल फंक्शन है, ठीक है, उसने फिक्स करना था, फिक्स कर दिया। अब उसने जो सा ना हमें एरर दे दिया। एरर का ये मतलब है कि जब भी वो वैलिडेट वाली आपकी पाइपलाइन आएगी ना, स्टेज आएगी, जो कि मैंने आपको भी फेजेस दिखाए भी थे, कहाँ पे थे, बिल्ड स्पेक में, ठीक है। ये फेजेस हैं, एक इंस्टॉल का फेज़ है, उसके अंदर उसने ये कमांड रन की। उसके बाद एक बिल्ड का फेज़ है, उसके अंदर उसने npm रन बिल्ड कमांड रन की, ठीक है। उसने साथ कैशे दे दिए, आर्टिफैक्ट्स दे दिए। ये यहाँ पर ना अब हम लोग इसके बाद ऐड कर सकते हैं वैलिडेट, ठीक है। और वैलिडेट के अंदर अगर मैं से वही उसी तरह कह दूंगा, क्या करें, नहीं बल्कि कमांड्स npm रन वैलिडेट, ठीक है। अब जब भी ये बिल्ड होगा या फिर ये किसी भी स्टेज पे रन होगा ना, सबसे पहले फेज़ आएगी उसकी इंस्टॉलेशन की, फिर बिल्ड की, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ना हमें बिल्ड से पहले चाहिए ये, तो इंस्टॉल और बिल्ड बिल्ड से पहले हम लोग ना यहाँ जाके पाइपलाइन में लिख देंगे, और वो जब भी इसको अब दोबारा रन करेगा वो यहाँ पर दे देगा एरर। और जब वो यहाँ पे एरर दे देगा, बाकी पाइपलाइन हमारी टूट जाएगी, ये कभी आगे बिल्ड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये होता है डेफसेकोप्स का काम। ये बहुत मतलब ना माइनर किस्म की एग्जांपल थी, इससे बेसिक नहीं हो सकती थी। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों को समझ आ गई होगी। आपने खुद देखा, आपने एक सर्वर के साथ इंटरेक्ट किया और वो सर्वर ने आपको आगे से कहा कि भाई मैं नहीं चलूँगा आप, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी AWS का कंसोल बल्कि खोलता हूँ दोबारा, आप लोगों को वो भी तो दिखाए ना कि हुआ क्या पीछे EC2 के साथ। नज़र आ रहा है? नहीं। अब अब EC2 नज़र आ रहा? हाँ। यस। ये Cloud9 का है, और ये जो सा उसने बनाया था वो वाला है, ठीक है। स्टेटस चेक्स तो दूसरे हैं, मॉनिटरिंग में चलते हैं, ठीक है। लास्ट 1 आवर में क्या हुआ है ये देख रहे हो। ये सबसे पहले कन्फिगर हुआ तो इसकी CPU यूटिलाइजेशन थी 43%। जब ये पूरा कन्फिगर हो गया, एक दफ़ा हर चीज़ होगी, ऐप बन गई, ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया 1.3 पे। शुरू में उसने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की, उसने पूरा कोड गिट से जो सा गेट किया, हर चीज़ की, तो वो थोड़ा ऊपर था तब। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। जब हम लोगों ने उसे इनपुट दिए, इट वाज नथिंग फॉर इट, ठीक है, वो इसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने बड़े आराम सुकून से थोड़ा 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 उसको मतलब 0.5 कह लें आप परसेंट उसने CPU यूटिलाइज किया। यहाँ पर जब उसे हमने वाइल लूप दी ना, फिर उसने जितनी कंप्यूटिंग पावर थी ना सारी लगा दी, 85% तक जो सा ना वो वहाँ गया, और उसके बाद वो चीज़ ऊपर ही गई, ठीक है। अब ये होता है कि इंस्टेंट बस्ट होता है। बस का ये मतलब होता है कि इंस्टेंस 85 से ऊपर चला गया, अब वो 100% यूज़ करने की कोशिश करेगा, मगर ना वो 100% कुछ टाइम के लिए कर सकता है, उसके बाद वो दोबारा उसको नीचे आना पड़ेगा। वो सिर्फ पीक टाइम अगर आ जाए आपका थोड़ी देर के लिए, तो मेरे ख्याल में AWS में ना आपको बस सेकंड्स मिलते हैं हर मिनट बाद। 1 मिनट अगर आपका इंस्टेंस चला ना तो उसके 2 बस सेकंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल स्टैटिक एनालिसिस। अब ये है कि ये वाली यहाँ, अब ये है कि उसने एरर्स दे दिए हैं। जब भी कोई भी सीनियर डेव या जूनियर डेव जोन सा ना वैलिडेट स्टेज पे आएगा,
या फिर वो रन करेगा npm validate, ठीक है, उसको ये एरर दे देगा और ये चीज़ दोबारा मिस नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली। अगर ये ऑटोमेटेड है, कोई यहाँ पे मैनुअली आके कमांड्स नहीं दे रहा, तो हमने वहाँ पे फेज़ लिख दिया, फेज़ के अंदर लिख दिया वैलिडेट। अब एक फेज़ स्पेशली वैलिडेट का चलेगा, वहाँ पर वो एरर थ्रो कर देगा और डेवलपर को उसी टाइम ही वहाँ पे ना गिटहब पे जो सा ना एरर शो हो जाएगा। मैं आपको उल्टा ना गिटहब एक्शंस का भी एक छोटा सा दिखा देता हूँ जो मैंने कभी किए थे। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, मुझे तो नहीं हो रही। नहीं हो सही रही। है यार, बता भी नहीं रहे तुम लोग। एक मिनट रुको। ओके ओके। एक्शंस कब ट्रिगर कराया था मैंने लास्ट टाइम? मेरे ख्याल में मैंने करवाए थे, बल्कि अपना उस पर दिखा देता हूँ मैं आपको। गिटहब का ना अपना भी CI/CD पाइपलाइन है और उसको हम कहते हैं गिटहब एक्शंस, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? AWS की स्क्रीन शो हो रही है। यार ये वाली कर वो रहा हूँ है। मैं। गिटहब नहीं आ रही। नहीं, गिटहब नहीं आ रही। ये ना मुझे लग रहा है कहीं ये खुली हुई है, शायद इस वजह से वही आ रही है। टैप कर देता हूँ यार मैं। जेंकिंस डिक्लेरेटिव वाली दिखा रहा ना मैं आपको, हाँ ठीक है। अब ये क्लाउड9 की थी जो नहीं, कि वो सही अब है। आ रही है। हाँ, आ रही। जेंकिंस में ना हमारी स्टेजेस होती हैं, उधर फेजेस थे, इधर स्टेजेस होती हैं। स्टेज क्या है? गेट रिपो को क्लीन करो, गिट करो रिपो को और क्लीन भी कर दो, ठीक है। उसके अंदर वो कह रहा है इन दिस फाइल जो सा गिट रिपो एंड क्लीन हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, रन हो रहा है। 3 स्टेजेस हैं आपकी, तीनों स्टेजेस उसने दिखा दी हैं साइड पे। अब वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो उस उबुंटू के अंदर कर रहा था मैं, ठीक है। उबुंटू के अंदर ये होता है कि सबसे पहले वो रिमूव की कमांड यूज़ कर रहा है, ताकि अगर ये रेपो पहले से हुई हुई है ना क्लोन, तो ये डिलीट हो जाए। इसका क्या रीज़न है? वो ये है कि अगर वो रेपो करेगा क्लोन और वो पहले से पड़ी हुई है तो एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें बार बार अपडेट कर रहे हैं तो बार बार गिट को क्लोन कर आएगा, ठीक है। तो पहले हमने पिछली वाली डिलीट करवानी है, उसके बाद हमने इसका, अच्छा तुम लोगों ने देख लिया, मैं सबसे पहले तो ये उड़ाऊंगा ना अभी जाके। अच्छा अच्छा, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए है, ठीक है। क्योंकि मेरी रिपो प्राइवेट है तो इस रिपो के लिए स्पेसिफिकली ये टोकन बनाया था मैंने। ये मैंने ऐसे उड़ा दिया, मैं ऑलरेडी एक्सपायर 5 महीने पहले किया ये तो। अच्छा, तो वो ये है कि जब आप लोगों की गिट ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होता, आप उसको ना यहाँ पे टोकन दे देते हो अपने। मैंने उसे टोकन दिए, ये टोकन ऑथेंटिकेट करा रहे हैं कि फरहान को ही चाहिए। आगे मेरी रेपो का कोड था, उसके बाद उसने उसके अंदर सीडी करना है। अच्छा, आपको पता है ये सीक्रेट्स वगैरह के लिए भी एक टूल होता है, ताकि कोई सीक्रेट ना चला जाए वहाँ पर, ठीक है। ये तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो इस पे तो नहीं लगाए हुए। उसके बाद वो npm इंस्टॉल करेगा, रन करेगा, बिल्कुल उसी तरह हो रहा है हर चीज़। ये भी एक स्टेजिंग है। ऑटोमेटिकली जिस सेकंड मैं यहाँ पे पुश करूँगा, ये ऐसा ही होना चाहिए। होप्सो इस पे एक्शन कन्फिगर हो, इस पे एक्शन कन्फिगर नहीं है क्योंकि मैं रेपो ही जोन सा ना वो कर रहा हूँ क्लोन। इसमें बल्कि मैंने जेंकिंस लगाया था वेबबुक के थ्रू, ठीक है। तो वेबबुक लगा होगा इस पे। आप लोगों को मैं एक्शन ट्रिगर करवा के दिखाता हूँ अपनी ही। मैंने अपना ऑटोमेट किया हुआ है रेपो पे, क्या कहते हैं, बल्कि रुको, फाइनेंशियल डेव रीडमी, इसमें मैंने गिटहब एक्शंस लगाए हुए हैं। वो एक्शंस क्या करते हैं, ठीक है। एक तो ये कि मेरा प्रोफाइल का 3D कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा दिखा सकूँ यहाँ पे, वो मेरी कंट्रीब्यूशंस है, वो ये है। एक एक्शन लगा हुआ है गिटहब कंट्रीब्यूशंस का, ये मेरी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 3D में। नीचे ये मैट्रिक्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरे अपने मेरी प्रोफाइल के मैट्रिक्स आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो सी है ना, ये रियल टाइम पे उसी टाइम क्रिएट होती हैं। कैसे होती हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। गिटहब 3D कंट्रीब्यूशंस, उसका मुझे वर्क फ्लो दिखाओ। उसका वर्क फ्लो ये है कि किसी ने ये बनाया हुआ है,
ये उसको यूज़ करता है, योशी भाई हैं उनका प्रोफाइल 3D है, उसको मेन को उसकी मेन फाइल को उठाता है, उसके अंदर ऑथेंटिकेट कराता है मेरे सीक्रेट्स, ठीक है, उसमें मेरा यूज़र नेम देता है, मेरी मैक्स रिपो देता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको रन करता है, यूज़र नेम कन्फिगर करता है, ये करता है वो करता है, उसके बाद कमिट कर देता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ उसने किया उसको बिल्ड स्टेप्स के अंदर, उसने इन्वायरमेंट बिल्ड किया, उसके बाद उसने कमिट और पुश करना है इसी रिपो के अंदर। अब वो इमेजेस अपडेटेड लिख रहा है ना उसकी हिस्ट्री पे, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ मैट्रिक्स पे अपने, ठीक है, यहाँ पर भी जोन सा ना वो ऑप्शंस में सारा कुछ आ रहा है, और टोकन के थ्रू जोन सा ना वो वापस इसमें पुश कर रहा है। और अभी मैं इसमें कोई भी चेंज करके दिखाऊँ ना आपको, लेट्स सपोज यहाँ गए, एक एंटर दबा दिया, कमिट चेंजेस, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा जो सा ट्रिगर होंगे एक्शंस, ठीक है। अब इनकी चलेंगी पूरी पूरी पाइपलाइंस, पाइपलाइन चलने के बाद क्या होगा, ये सबसे पहले इसको सेट कर रहा है क्योंकि उसकी वर्कफ्लो फाइल ये कह रही है, ठीक है। ऑन पुश ब्रांच मास्टर, आपने उबुंटू लेटेस्ट के ऊपर रन करना है इसको, इस चीज़ को, और वहाँ पर आपने जोन सा ना मैट्रिक्स टोकन दे देना है मेरे, बस। बाकी जोन सा वो जो क्लोन कर रहा है उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या होगा, और वो क्या क्लोन कर रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए। लो लाइट मैट्रिक्स है कोई यूज़र या रेपो, उसकी ब्रांच लेटेस्ट को कर रहा है वो, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये उठाई थी मैंने यहाँ से, और फिर इनका वर्क फ्लो जो सा वो मैंने खुद कन्फिगर किया, मतलब ऑटोमेट मैंने खुद किया कि जब भी मैं पुश करूँ वो जाए इस रिपो को करे क्लोन, यूजेस गिटहब एक्शन है ना, उसमें क्लोन नहीं करना पड़ता क्योंकि वो गिटहब पे ही बैठा हुआ है, तो वो यूजेस के थ्रू उठा लेता है, ठीक है। अब मैं अगर वापस अपनी प्रोफाइल पे जाके आपको दिखाऊं कि उस सेक्शन ने क्या किया है, उस सेक्शन ने अभी अभी जोन सा ना मैट्रिक्स की एसवीजी कमिट कर दिया अंदर, उसने ये जो इमेज है ना, अच्छा एपीआई एरर आ गया ब्रो को, हाँ ये उड़ गया, कोई और पूरा होने दो, देखते हैं। ये आपको मैं ऑटोमेशन दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये 1 मिनट अगो उसने रीडमी मैंने अपडेट खुद किया था, उसने स्किप गिटहब एक्शन है उसने बता दिया, और ये जो है खुद ब खुद ही लाता है। अच्छा, अब जब भी वो इमेज यहाँ अपडेट कर देगा ना, पीछे HTML लगा हुआ है, उसका ये है कि उसने इस रेपो के अंदर ये जो इमेज है ना उसको यहाँ शो कराना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ये इमेज जोन से ना अपडेट हो जाएगी। तो ये टोटल ये ऑटोमेशन है। इसके अंदर अगर मेरे कोई सिक्योरिटी फ्लो हुआ, ये डेवऑप्स का काम है ये वाला, उसके ऊपर मुझे सिक्योरिटी फ्लो हुआ तो मैं ES लिंट, सोनार क्यूब, टेराफॉर्म का अगर कोड हो उस पर टेरा टेस्ट टूल लगते हैं, तो वो टेरा टेस्ट टूल जो है ना वो इंटीग्रेट करा लूँगा। अब मेरे ख्याल में घंटे से ऊपर ही चला गया, 1 घंटा कितनी देर का हुआ है, ज़्यादा चला गया। सिंग इनपुट को नंबर में करता है, नो क्या, ठीक है आपने ईवेल दूसरा ब्रो, ये ईवेल जो सा ना ये टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट लेता है, कोड को एज अ कोड लेता है, और ये एग्जीक्यूट करवा सकता है कोड को, इसका ये है। खत्म हो गया ब्रो, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लो। अरमगान और जक्रिया, आप लोगों को देख के समझ लगी थी कि हमने क्या किया था? यस, मुझे तो आई है समझ। ठीक थोड़ा है, सा। इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। बाकी आपको ये भी पता लग गया कि CIA ट्राइड क्यों इम्पोर्टेंट है, हाँ जी। तो बस वो जोन सा ना इसी पे मैटर करती है। यस एग्जैक्टली। चलो जक्रिया पे एंड करते हैं सभी के लिए। हाँ एंड करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यार है पूछ। तो पूछ लो, वरना पे एंड करें इसको।
वरना मैं बता रहा हूँ फरहान भाई हाथ नहीं लगेंगे आपके, अभी पूछ आप दो फरहान भाई क्वेश्चन से आपका होता है। अपना ज़रा लिंक्डइन ड्रॉप करें यहाँ पे ताकि आपसे कनेक्ट हो। टीम लिंक्डइन और अटेंडीज अगर आप टीम का सोचते हैं तो फरहान भाई रिप्लाई नहीं देंगे, अच्छा तो तंग ना करें इसको, ऐसा है फरहान भाई। नहीं यार, मैं कर देता हूँ जब मौका मिले, वो बस। वैसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये लिंक्डइन भाई ने ड्रॉप कर दिया, काइंडली जाके फॉलो हम्म, करें ताकि ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का या नहीं? वैसे ऊपर किसी का क्वेश्चन था कि लेटेस्ट ट्रेंड्स का हमें कैसे पता चलेगा ना, तो फरहान भाई को ज़रा फॉलो करें, स्टेटस वगैरह भी ये लगाते हैं, ज़्यादातर कंटेंट वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी आपको पता चल सकता है वैसे। अच्छा, अनीस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा सा, ठीक है। और उससे ऊपर एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, बल्कि अब्दुल बारी का, हाउ डज द परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ इवैल कंपेयर टू अदर मैट्रिक्स, ठीक है। इवैल की जो परफॉर्मेंस है ना, वर्स्ट है, ठीक है, बाकियों की निस्बत। और दूसरा ये है कि ये एक फंक्शन कॉल करता है, उसको पार्स करता है और फिर चलाता है, ठीक है। अगर वो कोड हो तो एज अ कोड चलाता है, अदरवाइज वो एज अ टेक्स्ट चलाता है। पहले उसकी यही होती है कि ये कोड है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं। मगर जब वो कोड नहीं होता, उसका कोई मकसद नहीं बनता, तो फिर वो उसको एज अ टेक्स्ट लेके आगे दे देता है। मगर इसका जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये इवैल फंक्शन जो सा होता है ना, शुरू शुरू में लोग बहुत यूज़ कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि पाइथन में भी होता है ये। अच्छा, हाउ इज एम्प्लॉय एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा एंड क्लाउड सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे मैं आप काम करता हूँ ना इंडस्ट्री में लोगों के साथ, तो बैंकिंग साइड पे भी काफ़ी करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बैंकिंग का ही होता है या हेल्थ केयर का होता है। अब एक बंदा यूएस बैठा है, वो मुझे क्यों असेस देगा कि भाई ये हमारा डाटा, इस पर आप बैठ जाओ, इसको पूरा मैनेज करो। उनकी अपनी एक सिक्योरिटी टीम रखी होती है उन्होंने इन हाउस, ठीक है। और बात वही आ जाती है कि वो अपने लिए चीज़ें ईजी करने के लिए ना बाहर से ले लेते हैं प्रोफेशनल्स, जो कि अपडेट रहें और उनको अपडेट रखें, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने हमारी कंसल्टेंसी हायर की होती है और हमें हायर किया होता है। जब भी वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं सिक्योरिटी में, वो हमसे कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई हम ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, या फिर हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये करके दो, ठीक है। तो अब मैं लेट्स सपोज अगर एक बैंक है, कोई बैंक है, उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि वो बैंक अगर जीसीपी पे है ना, उसकी डाटाबेस एडब्ल्यूएस पे पड़ी है, ठीक है। हमें सिर्फ उन्होंने 2 आईपीस दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस आईपी से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद आपने इस रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करना है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपने इस आईपी पे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। वरना अगर लेट्स सपोज मैं मुझे बैंक के एक्सेस दे दे, मैं सुबह पूरा बैंक जो सा है लूट के गायब हो जाऊँ, ठीक है। तो ये सीन होता है, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपकी एक्सेस जोन सी है ना, आपको कोई भी नहीं देता, आपको बिल्कुल लीज दी जाती है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। उन्होंने मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया कि भाई हमारे पास AWS के ये VMs चल रहे हैं, उबुंटू ये वाला चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ये हमारे जो सा नाम चीज़ें हैं। उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ चल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। वहाँ पर हम यूज़र ही नहीं है, वहाँ पे हम ऑथेंटिकेट ही नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट आती हैं एंड यूज़र की, हम उनको फ़िल्टरेट कर कर उन तक भिजवा देते हैं कि अब ये आपके इन हाउस आ गया। आगे आपकी अपनी फायरवॉल की मर्ज़ी है इसको अंदर आने देना या नहीं। और उसके बाद वो जाता है और फिर वो बैंक खुद ही चेक करता है, उस यूज़र रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है कि यूज़र नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, और इसके अकाउंट में इतने पैसे भी पड़े हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर दो। उससे पहले वो सारा जो सा ना हमारी एक पाइपलाइन के थ्रू होके जाता है, जिसमें हम सिर्फ उससे हर साइबर सिक्योरिटी रिस्क निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, सीसी की जो लाइव है ना सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करो आप। तो सीसी वाले वैसे 1 मिलियन फ्री करवा रहे हैं, तो आप जो सा ना उसको यूज़ कर लो। उसकी अपनी ही जो सी है ना वो बेहतर रहेगी सीसी की। जब भी आप वो इनरोल करते हो ना कोर्स, मेरे ख्याल में वो आपको ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग दे रहा है साथ। अच्छा, अब्दुल बारी का है, अल्टरनेटिव टू यूज़ इवैल फॉर डायनामिक कोड एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन।
अल्टरनेटिव हैं इसके, आपके पास एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर आ जाता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, वो आप यूज़ कर लो, वरना आप लोग सेट टाइम आउट कर दो, सेट इंटरवल यूज़ कर लो, और सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। बस ये देख लेना कि सिक्योरिटी रिस्क क्या है और क्या चीज़ मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ ना, मेरा एक RFID कार्ड है, ठीक है। अब वो हमारी जो उनसे सिक्योरिटी टीम है इन हाउस की, जिनका काम ही है कि कोई ब्रेक इन ना कर सके, साइबर सिक्योरिटी वाले, उनकी मतलब डिवाइस की इंटेग्रिटी मेंटेन करने वाला साइबर सेक डिपार्टमेंट जो सा ना, डिपार्टमेंट के अंदर भी बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्फोसेक डिपार्टमेंट जो सा ना हमारा इंटरनल, उसका काम है कि एम्प्लॉय जो सा है वही एम्प्लॉय आए जो ऑथराइज है। लेट्स सपोज वहाँ पर ना ऑफिसेज होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं जा रहा हूँ ना टेलीनॉर के ऑफिस या किसी भी कंपनी के ऑफिस जा रहा हूँ ना, वहाँ जाके मेरा इंटरनेट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं उस इंटरनेट पे एक रजिस्टर्ड यूज़र ही नहीं हूँ, मैं उसके इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट कर ही नहीं सकता। उसके लिए अगर मैंने उनको जाके कुछ कहना भी है ना कि भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ये वो फ्लांटम का, या फिर मुझे भेजते हैं ऑफिस वाले भी किसी कंपनी में, मैकडोनल्ड्स भेज दिया, ठीक है, उनका जाके साइबर सिक्योरिटी, उनका जाके ना नेट सही करके आओ, ठीक है। अगर वो साइबर सिक्योरिटी को कंसिडर कर रहे हैं, एक तो वहाँ पे मैं यूज़र नहीं होगा, वो मुझे एक्सेस ही नहीं देंगे, मुझे अपनी नेट की डिवाइस लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो देंगे भी तो टेम्प्रेरी देंगे। बात होती है कि लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस देते हो आप, जितनी रिक्वायर्ड है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर ना कुछ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड में यही होता है कि आपके रोल्स होते हैं, आप यूज़र होते हो रजिस्टर्ड, उसके बाद आपके साथ पॉलिसीज़ लगी होती है, ऑथराइज करती हैं आपको कि आप क्या कर सकते हो। मैं मैकडोनल्ड्स का किचन असेस कर सकता हूँ या नहीं, वो पॉलिसी बताएगी। गेट के अंदर मैं एंटर हो गया था अपना कार्ड वहाँ स्कैन करके, ठीक है, वो उसने ऑथेंटिकेट कर दिया, अब ऑथराइज नहीं कर पा रहा वो मुझे। ये एक और क्वेश्चन है, आर देयर इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्लान एंड प्रोसीजर इन प्लेस टू एड्रेस पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस? होते हैं, हर जगह होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप करते हो ना, किसी भी कंपनी में जाते हो ना, उनका प्रोसेस जो सा होता है ना डिफरेंट होता है प्रॉपर, ठीक है। और आपको वो जो टाइम देते हैं ना कि यार 2 मंथ्स तो सारे देते हैं ट्रेनिंग के, कि आप ट्रेन हो जो ये वो टेक्निकल ट्रेनिंग के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ उनके SOPs और जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये वो समझने के लिए होते हैं कि आप उनसे फेमिलियराइज हो जाओ और आपको पता हो, आप इन्वायरमेंट से फेमिलियराइज हो जाओ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने एक VM भी डिप्लॉय करना है ना किसी सर्वर पर, मुझे पता है मुझे इस बंदे की अप्रूवल चाहिए, अगर उसकी कॉस्ट इतनी है तो वो बंदा मुझे अप्रूव फ़ौरन कर देगा कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरे से क्यों मांग रहा है एक VM, इसकी कॉस्ट जो सी है $10 है पर मंथ, तो इतनी मेरी अथॉरिटी है कि मैं इसको अप्रूवल दे सकता हूँ। अगर एक VM है उसकी $100 है ना, तो शायद उस बंदे को भी ऊपर से अप्रूवल लेनी पड़े। तो हर चीज़ का ना प्रोसीजर होता है कोऑपरेट पे, और प्रोसीजर्स हर बंदे को फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा जो सा ना प्रोसीजर्स मैटर करते हैं। चलो फिर एंड करें इसको। ओके फरहान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा और होप सो सबको समझ भी आई होगी। तो थैंक यू सो मच अमान, फरहान भाई, एंड इसके अलावा क्या नाम भूल गया मैं, हसान भाई। ठीक है बस, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।